हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज यूपीएस ईपीएफओ के सिलेबस में हम मॉडर्न हिस्ट्री के मॉक टेस्ट देखेंगे। जैसे कि आपको पता है जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो उसी सीरीज में आज हम रिवोल्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज कवर करेंगे। जैसे कि और आज शाम को हमारा पॉलिटी करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट आएगा और उसके बाद एक पार्ट और आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पॉलिटी के करंट अफेयर्स हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 2021 की करंट अफेयर्स ज़्यादा होने की वजह से हमें इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा और वो कल आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम बहुत तेज़ी के साथ आपको एमसीक्यूज की सीरीज कवर कराएंगे, जिसमें हम स्पेशली इकोनॉमी और ईपीएफओ स्पेशल जो आपका अकाउंट्स, सोशल, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये 2 टॉपिक हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एमसीक्यूज कवर कराने की कोशिश करेंगे। आपको आने वाली 3 तारीख तक, 3 या 4 तारीख तक, एक दिन पहले तक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, स्पेशली फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप ईपीएफओ का 2015 और 2017 दोनों अगर पेपर देखेंगे तो आपको उसमें साथ में स्टेटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि डिस्पर्शन, विचलन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी तरह आपको मीन मीडियन से भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका बिल्कुल प्योर स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं। तो ये अगर आप चाहें तो 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं और 2014 का एपीएफसी का भी पेपर देख सकते हैं। वहां से भी इकोनॉमी में आपको स्टेटिस्टिक्स बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह वितरण सिद्धांत, यानी कि कोर इकोनॉमिक्स, जो आपका सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स है, जीएस से हटकर आपका वितरण सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इससे सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा गया है एक क्वेश्चन ईपीएफओ के एपीएफसी के एग्जाम में, 2015 वाले एग्जाम में। तो हालांकि इतना टफ तो लेवल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जीएनपी में कौन सी मद शामिल नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन और ईपीएफओ स्पेशल के क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है एमसीक्यूज, हमें स्पेशल 15 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य लॉर्ड डलहौजी द्वारा उसके अधिग्रहण वर्ष के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में, तो आपको की पॉइंट्स पे क्वेश्चन के बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन दिए हुए जो होते हैं उनके की पॉइंट से ही हेरफेर करती है। स्टेटमेंट में देकर एक वर्ड को चेंज करके हेरफेर कर देती है कि कौन सा सही नहीं है, इस तरह, और आप जल्दबाजी में गलत पड़ जाते हैं स्टेटमेंट को कि केंद्र सरकार की योजना है, वहां पर केंद्र की जगह राज्य कर देगी। तो सिर्फ एक वर्ड की हेरफेर से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, उसका आंसर बदल जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है लॉर्ड डलहौजी द्वारा उसके अधिग्रहण वर्ष के अनुसार। पहले एक साइड है रियासतें और दूसरी साइड है अधिग्रहण वर्ष। सतारा 1849, ऑप्शन बी संबलपुर 1849, बघाट 1850 और झांसी 1853। तो इसका सही आंसर है, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये सतारा सही सुमेलित नहीं है। सतारा को 1849 में अधिकृत नहीं किया गया था, बल्कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अधिकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आंग्ल नेपाल युद्ध के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो नेपाल वार। स्टेटमेंट 1, ये युद्ध 1813 में ईस्वी में हुआ था। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, एंग्लो नेपाल वार और दूसरा है एंग्लो अफगान वार। ये दोनों इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अफगानिस्तान तालिबान की वजह से चर्चा में बना हुआ है लगातार, और इसी संदर्भ में डायरेक्ट जो हमारा कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले साल अपने बॉर्डर इश्यूज को लेकर नेपाल से, क्योंकि कोसी नदी को मैप में नेपाल ने अपने मैप में कोसी नदी का एरिया अपने टेरिटरी में दिखाया था, शो किया था, जिसकी वजह से नेपाल के साथ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। इसलिए आपको एंग्लो नेपाल वार भी बहुत ज्यादा फोकस करना है और एंग्लो अफगानिस्तान वार भी, अफगान वार भी। तो स्टेटमेंट 2 है, इस युद्ध के समय वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ड्यूरिंग दिस वॉर वेलेजली केम टू इंडिया एज ए गवर्नर जनरल। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंगस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है लहासा की संधि, ट्रीटी ऑफ लहासा। दूसरी है यानडूब की संधि, ट्रीटी ऑफ यानडूब। और तीसरी सगोली की संधि, ट्रीटी ऑफ सगोली। जैसे कि हमने आपको बताया था, ट्रीटी ऑफ सगोली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंग्ल नेपाल के संदर्भ में, क्योंकि ये आंग्ल नेपाल युद्ध से ही संबंधित है सगोली की संधि। ऑप्शन है 312, ऑप्शन बी 213, ऑप्शन सी 132 और ऑप्शन डी 321। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 321
यानी कि सबसे पहले लहासा की संधि हुई 1904 में, सितंबर 1904। उसके वो सॉरी 1904 में हुई है लहासा की संधि। और यानडूब की संधि 24 फरवरी 1826 को, और सगोली की संधि 1816 मार्च 1816। तो सबसे पहले सगोली की संधि, उसके बाद है आपकी यानडूब की संधि, और तीसरी है लहासा की संधि। लहासा की संधि तिब्बत के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1822 में शुरू हुआ था। द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर बिगेन इन 1822। स्टेटमेंट 2, इस युद्ध की समाप्ति यानडूब की संधि के साथ हुई थी। ऑप्शन ए केवल एक, द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ यानडूब। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1822 में हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति यानडूब की संधि के साथ हुई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यंग हस्बैंड अभियान के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्पेक्ट्रम से। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ यंग हस्बैंड कैंपेन? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, और ऑप्शन डी एलिनबरो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगर आपको मेन चीज इनके ईयर याद होंगे तो आप इसको इनडायरेक्टली भी इनको, अगर आपको इनके ईयर याद है तो आप इसको इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको एक क्रम भी याद होना चाहिए। देखिए 1757 के बाद से जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ गवर्नर बनकर आए, जितने भी गवर्नर जनरल बनकर आए, गवर्नर जनरल, और जितने भी वाइसराय बनकर आए, देखिए क्रम है ये। सबसे पहले गवर्नर हुए थे, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें मद्रास और आपके कलकत्ता आपके बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। फिर उसी गवर्नर जनरल को, बंबई के गवर्नर जनरल को आपका भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। भारत के गवर्नर जनरल के बाद उसी के बाद फिर 1858 का जब अधिनियम आया था, उसमें ये ब्रिटिश ताजशाही के अंतर्गत आ गया था भारत का सारा कंट्रोल। तो फिर ये पद खत्म कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। इसकी जगह कौन आ गया था? कौन सा पद आ गया था? वाइसराय। तो वाइसराय आ गया था। ये आपको क्रम याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कब कब कौन कौन से ईयर में कौन कौन से गवर्नर जनरल आए। स्पेशली आपको मेन जो गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने काफ़ी, जो बहुत ज़्यादा या तो अगेंस्ट में थे इंडिया के या बहुत ज़्यादा फेवर में थे, जैसे कि लिबरल टाइप के थे, जैसे कि जिन्होंने आपके रेगुलेटिंग एक्ट को कैंसिल किया, जिन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए। तो इस तरह के जो आपके गवर्नर जनरल हैं या वाइसराय हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनका टाइमलाइन याद होनी चाहिए। इसकी टाइमलाइन की हेल्प से आप इनडायरेक्टली भी अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द्वितीय अफगान युद्ध 1778 में लड़ा गया। द सेकंड अफगान वार वाज फॉट इन 1778। स्टेटमेंट 2, गंडमक की संधि द्वितीय अफगान युद्ध का परिणाम थी। द ट्रीटी ऑफ गंडमक वाज द रिजल्ट ऑफ सेकंड अफगान वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, इस विद्रोह का नेतृत्व सरदार फोर्ड सावंत ने किया था। ये थोड़ा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। इसमें हम फैक्ट लिखना फैक्ट लिखने से रह गया, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पांड्य गारो के विद्रोह के संबंध में सही कथन चुनिए। देखिए हमने आज के मॉक टेस्ट में ज्यादातर रिवोल्ट्स और वार लिए हैं जो हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में हमारे पड़ोसी मुल्क से, हमारे जितने भी निकटवर्ती देश हैं उनसे जितने भी युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के, उन युद्धों को हमने कवर किया है। और दूसरी चीज़ ये है, हमने रिवोल्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, हालांकि बहुत से ज़्यादा रह गए हैं अभी, उनको आगे एमसीक्यूज में हम कवर करेंगे। तो इसलिए कवर किया है। देखिए आपको पता होगा पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये भी एक तरह का रिवोल्ट ही है, हालांकि ये बिल्कुल अहिंसात्मक है, अहिंसात्मक रिवोल्ट है। तो जैसे कि आपको 26 जनवरी की घटना याद होगी, 26 जनवरी की जो घटना हुई थी वो थोड़ी बिल्कुल एकदम वो थोड़ी एक्सेप्शनल केस थी। तो उस संदर्भ में आपको इस बार जो आपका रिवोल्ट है, रिवोल्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और स्पेशली किसान विद्रोह आपको बिल्कुल एकदम रटे हुए होना चाहिए। जितने भी किसान विद्रोह हुए हैं, चाहे वो चंपारण का विद्रोह हो या फिर और कोई अन्य विद्रोह, चाहे उड़ीसा में जो विद्रोह हुए हैं वो भी आपके लिए, उड़ीसा बंगाल के विद्रोह ज्यादातर किसानों से ही रिलेटेड है, रैयतों इत्यादि से रिलेटेड है। तो ये आपको एकदम रटे हुए होना चाहिए। यहाँ से किसान विद्रोह से भी इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो पहला इसमें स्टेटमेंट है, ये विद्रोह दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। दिस रेबिलियन या दिस रिवोल्ट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। स्टेटमेंट 2, इसका नेतृत्व कट्टबोम नायकन द्वारा किया गया था। इट वाज हेडेड बाय कट्टबोम नायकन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, नायक विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ। नायक रिबिलियन और रिवोल्ट स्टार्टेड इन बंगाल। स्टेटमेंट 2, देखिए आपको 4 चीजें इसमें पता होना चाहिए। पहला, रिवोल्ट का ईयर पता होना चाहिए, किस ईयर में हुआ था। दूसरा, रिवोल्ट का नेतृत्व यानी कि लीड किसके द्वारा किया गया था। तीसरा, उसका एरिया कौन सा था यानी कि रीजन, किस रीजन में हुआ था। और चौथा उसका कारण क्या था, रीजन, क्या वो आपका बहुत से जो है किसान विद्रोह है यानी कि आपके फार्मर्स रिवोल्ट था, या फिर आपका क्रांतिकारी विद्रोह था, या फिर आपका पिछड़ेपन की वजह से दलितों का विद्रोह था यानी कि दलित समाज का विद्रोह था, या फिर किसी और अन्य इसका कोई कारण था। देखिए आप देखेंगे कि 80% विद्रोह आपके ज्यादातर किसान रिवोल्ट थे। किसान रिवोल्ट चाहे वो लगान से रिलेटेड हो, चाहे वो जमीनों पर कब्जे से रिलेटेड हो, चाहे वो जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड हो, तो ज्यादातर जो 80% रिवोल्ट थे वो फार्मर्स रिवोल्ट ही थे। तो इसलिए आपको याद रखने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। और यूपीएससी कभी सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछती, एक्सेप्शन पर क्वेश्चन पूछती है, तो जो एक्सेप्शन है उनको ज्यादा फोकस करिए। तो नायक विद्रोह के समय, स्टेटमेंट 2 है हमारा, नायक विद्रोह के समय बंगाल में जमींदारों को नायक कहा जाता था। एट द टाइम ऑफ नायक रेबिलियन और रिवोल्ट द लैंडलॉर्ड्स इन बंगाल वर कॉल्ड नायक्स। ऑप्शन है केवल एक। ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये यूपीएससी के फेवरेट टर्म्स होते हैं कि नायक किसे कहा जाता था, कि मुगल समय में कोई वर्ड दे देगी कि ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स यूपीएससी के बहुत फेवरेट टर्म्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर कभी कभी उठा लेती है एक दो। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। नायक विद्रोह के समय बंगाल में रैयतों को नायक कहा जाता था, और रैयत कौन होते थे, किसान, जिन पर कंपनी बढ़ी हुई दर से लगान वसूल कर रही थी। रैयत को नायक कहा जाता था, और रैयत कौन होते थे, किसान होते थे। तो आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी पता होना चाहिए और महलवारी भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, बरेली का विद्रोह 1816 में हुआ था। द रिवोल्ट ऑफ बरेली टुक प्लेस इन 1816। स्टेटमेंट 2, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती कराना था। द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रिबिलियन वाज द फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द ब्रिटिश। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। बरेली का विद्रोह 1816 में तो हुआ था, लेकिन बरेली का विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो स्थानीय लोगों पर चौकीदारी कर लगाना था। चौकीदारी कर लगाकर उसकी जबरन वसूली, एक तो चौकीदारी कर था, दूसरी चीज ये थी कि चौकीदारी कर की जबरन वसूली करना इसका तात्कालिक कारण। देखिए तात्कालिक का मतलब ये है कि इमीडिएट कॉज जो था, इमीडिएट कॉज, हालांकि इसके पीछे बैकग्राउंड तो पहले से ही बनी चली आ रही थी। अंग्रेजों के दमन की वजह से बैकग्राउंड, लोग बगावत पर तो पहले से ही उतरे हुए थे, लेकिन बस चौकीदारी जो कर था उसने इसको बिल्कुल एकदम पीक पर पहुंचा दिया। तो उसी की वजह से बरेली में 1816 में विद्रोह हुआ था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अलीगढ़ का विद्रोह 1820 में हुआ था। द रिवोल्ट ऑफ अलीगढ़ टुक प्लेस इन 1820। स्टेटमेंट 2, इस विद्रोह के नेता दयाराम तथा भगवंत सिंह थे। द लीडर ऑफ दिस रिबिलियन वर दयाराम एंड भगवंत सिंह। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। अलीगढ़ का विद्रोह जो है वो 1820 में नहीं हुआ था, बल्कि 1817 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता जो थे हाथरस के तालुकेदार दयाराम और मुरसान के तालुकेदार भगवंत सिंह थे। जो दयाराम से थे वो दयाराम कहाँ से रिलेटेड थे, हाथरस। आपको पता होगा हाथरस अलीगढ़ के आसपास का ही क्षेत्र को एक जिला है हाथरस, और दूसरा मुरसान जो है मुरसान के तालुकेदार थे भगवंत सिंह। तो ये स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ये 1817 का विद्रोह है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कित्तूर का विद्रोह का क्या कारण था। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन फॉर द कित्तूर रिवोल्ट। ऑप्शन है लगान की दर, रेट ऑफ रेंट, ऑप्शन बी नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन, ऑप्शन सी तिनकठिया पद्धति, वन थर्ड या तिनकठिया सिस्टम, सॉरी तिनकठिया सिस्टम होगा। तिनकठिया का मतलब क्या था, तिनकठिया मतलब था कि एक तिहाई
अपनी जितनी भी उपज है भूमि की उसका 1/3 कर के रूप में ब्रिटिश सरकार को अदा करना। तो ये कहां से किससे रिलेटेड है? चंपारण विद्रोह से रिलेटेड है। तो इसलिए ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन डी बचा है आपके पास उत्तराधिकार का प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराधिकार का प्रश्न। 1824 में अंग्रेजों ने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से इंकार किया था। इसी वजह से ये विद्रोह 1824 में हुआ था। 1824 में कित्तूर का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, रामोसिस विद्रोह पूना में हुआ था। रामोसिस रेबेलियन टुक प्लेस इन पूना। स्टेटमेंट 2, रामोसिस विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। रामोसिस रेबेलियन वाज लेड बाय चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अहोम विद्रोह के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अहोम रेबिलियन और अहोम रिवोल्ट। स्टेटमेंट 1, ये विद्रोह 1824 में शुरू हुआ था। स्टेटमेंट 2, ये विद्रोह म्यांमार में हुआ था। दिस रेबिलियन स्टार्टेड इन 1824 और स्टेटमेंट 2, दिस रेबिलियन टुक प्लेस इन म्यांमार। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए पहले तो स्टेटमेंट ये अहोम विद्रोह डायरेक्ट असम से रिलेटेड है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो गलत ही हो जाएगा। और इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 1828 के से 1830 के मध्य में असम में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, गुमसुर के विद्रोह के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ गुमसुर। स्टेटमेंट 1, इस विद्रोह की शुरुआत 1835 में हुई थी। दिस रेबिलियन स्टार्टेड इन 1835। स्टेटमेंट 2, इस विद्रोह का आरंभ उड़ीसा में हुआ था। दिस रेबिलियन बिगन इन उड़ीसा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। गुमसुर का विद्रोह 1835 में हुआ था और इस विद्रोह का आरंभ उड़ीसा में हुआ था। तो आपको गुमसुर के विद्रोह के बारे में ये भी पता होना चाहिए, इसका कारण क्या था और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये हमारे आज के लेक्चर में इतने ही एमसीक्यूज थे। आज शाम को हमारा पॉलिटी का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 आएगा और उसके बाद पार्ट 3 आएगा कल हमारा, उसमें हम पॉलिटी की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे बची हुई। और साथ ही हमारे अब हम अकाउंट्स और स्पेशली इकोनॉमी, इन दोनों के एमसीक्यूज आपको बहुत तेजी से कवर कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे हमारे इकोनॉमी की दृष्टि से, जहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो इनडायरेक्टली तो आपको बहुत ज्यादा 100% सॉल्व आपको मदद मिलेगी इनडायरेक्टली, क्योंकि ऐसा नहीं होता है आप किसी भी एमसीक्यूज को किसी भी कोचिंग के एमसीक्यूज को कर लीजिए लगा लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि यूपीएससी को आपको डायरेक्ट उस एमसीक्यूज से या उनकी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन आपको इनडायरेक्ट उसकी बहुत हेल्प मिलती है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं उससे। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।